स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन चैनल ध्रुव एकेडमी पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में शुरू किया था, फर्स्ट क्लास थी हमारी वो हिमाचल जीके की। उसमें मैंने आपको बताया था कि हिमाचल का अगर इतिहास जानना हो तो उसको जानने के जो हमारे पास कितने तरीके हैं। तो उसको किसी भी जगह का अगर इतिहास जानना हो तो बेसिकली जो है दो तरीके होते हैं। वो तरीके होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और जो हमारे मतलब साहित्यिक सोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं मतलब कोई बुक लिखी गई हो। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है कि कोई शिलालेख मिल जाए, कोई ताम्र पत्थर मिल जाए, और अगर लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, कहीं पे कोई पुस्तक मिल गई, किसी की डायरी मिल गई, कुछ इस टाइप में कुछ मिल गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट पहले वाला पोर्शन जो है हमारा कर लिया था कि शिलालेख मिले हमें, और सिक्के मिले, कुछ ताम्र पत्थर मिले, निर्वण में एक कॉपर प्लेट मिली हमें। और फिर हमने बात की कि हमें सिक्के मिले, 12 सिक्के अर्की में मिले, 21 सिक्के टप्पा में हमीरपुर में मिले। तो फिर 31 सिक्के हमारे ज्वालामुखी मुखी वाले रीजन में मिले थे, ज्वालामुखी क्षेत्र में मिले थे। फिर उसके बाद हमने बात की कि कहाँ कहाँ रखे गए हैं। तो हमने इसमें बात की थी कि हमारे यहाँ पे 3 म्यूजियम हैं, 3 संग्रहालय हैं। तो एक हमारा संग्रहालय है 1908 में भूरी सिंह जी ने बनाया चंबा में। फिर स्टेट म्यूजियम बना हमारा 1973-74 में बना शिमला में, इनवर्म हिल पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो है 1990 के दौर में धर्मशाला में एक म्यूजियम बना, वहां पे रखे गए हैं। फिर हमने पढ़ा कि 150 शिलालेख जो है हमारे रखे गए हैं टोटल भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में। अगर बात की जाए कि चंबा क्षेत्र में कितने शिलालेख मिले हैं, तो उसका आंसर था 36 मिले हैं। तो अब हम सेकंड पोर्शन पे आते हैं हमारे। फिर उसके बाद हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री के कंपैरिजन में चलें कि हिमाचल में प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहास काल और आद्य इतिहास काल के समय में क्या क्या हुआ, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो साहित्यिक सोर्सेज है, हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो जहां से हमें पता लगता है हिमाचल के इतिहास के बारे में। तो मैंने आपको आउटलाइन तो इसकी दे दी थी पहले। तो बात करते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज में अगर बात की जाए कि संस्कृत के लिटरेरी सोर्सेज है, संस्कृत के जो साहित्य हैं, वहां से हमें हिमाचल के बारे में कहां से पता चलता है। तो अगर बात की जाए तो जितने भी हमारे वेद हैं, सब वेदों के अंदर हिमाचल के बारे में कुछ ना कुछ जो है वर्णन किया गया है। पुराणों में भी ऐसा ही है, रामायण में भी लिखा गया है, कुछ ना कुछ महाभारत में भी लिखा गया है कि त्रिगर्त का राजा है, सुसर्ग हो गया, उसने उसका साथ दिया, कुछ इस टाइप की स्टोरीज हैं, वो हम आगे देखेंगे जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब बात की जाए कि पन्नी ने एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, उसमें भी उसने हिमाचल का वर्णन किया और संस्कृत में वो बुक थी। कालिदास जी ने एक पुस्तक लिखी रघुवंशम, उसमें भी यहाँ की एक स्टोरी बताई गई है, चंबा के किसी राजा की कांगड़ा के किसी राजा की इसमें स्टोरी बताई गई है। फिर बात करते हैं कलहन जी ने राजतरंगिणी लिखी, उसमें भी यहाँ का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं पर्शियन लिटरेचर, मतलब फारसी जो हमारा लिटरेचर था उसमें क्या क्या हुआ। अगर हम बात करें कि अकबरनामा लिखी गई है, अबुल फजल ने लिखी, तो उसने यहाँ का नगर कोट का, हमारे त्रिगर्त राज्य का कुछ वर्णन दिया है उसमें, जहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे उस टाइम पे कोई साम्राज्य रहा है। बात करें हम हमारे जहांगीर जो राजा थे, तो उन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जब वो खुद जो है यहाँ पे आए थे, हमारा जो नगरकोट का जो किला था वहां पे खुद भी आए थे वो, तो उन्होंने लिखा है, इसके बारे में बताया है अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी, जो जहांगीर जी की आत्मकथा है। अब इसके बाद बात करते हैं खालसा। खालसा का मतलब हो गया हमारे जो सिख लोग हैं हमारे, उनका जो लिटरेचर होता है उसको खालसा लिटरेचर बोलते हैं। तो हमें जब हम हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम लोगों को पता है कि जो खालसा का मतलब जो हमारे गुरु रहे हैं, 10 गुरु रहे हैं हमारे खालसा कल्चर में, तो उनका जो है हिमाचल से काफी कुछ लेना देना था। वो हिमाचल आते थे, कहाँ कहाँ आए, क्वेश्चन आते हैं हिमाचल के पेपरों में कि कहाँ आए, कौन सा गुरु आया, कौन सा गुरु धन एकत्रित करने के लिए आया, स्वर्ण मंदिर के लिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर खालसा लिटरेचर से हमें कैसे पता चलता है हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में, तो जन्म साखी से हमें पता चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि जन्म साखी क्या होता है। अगर हम बात करें कि पंजाबी लैंग्वेज में जो ऑटोबायोग्राफी होती है, पंजाबी लैंग्वेज में जो बायोग्राफी होती है, उसको जो है जन्म साखी बोला जाता है। पंजाबी लैंग्वेज का वर्ड है जन्म साखी, इसका मतलब होता है बायोग्राफी। ठीक है। अब अगर बात करें कि और डिटेल में कहां से पता चलता है, तो विचित्र नाटक जो है वो बायोग्राफी है, जन्म साखी है हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की। तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है हिमाचल के बारे में, उन्होंने बताया था, बाद में लिखी गई है। फिर हम बात करें कि और कहां से हमें पता लगता है, साहित्यिक सोर्सेज हमारे और कौन से हैं। तो हमने आपको बताया था पहले कि वंशावली से पता लगता है।
कि कोई राज्य था, वहां का जो पुरोहित होता था, मेघ पंडित होता था, वो बैठ के लिखता था कि इस मय से लेके इस मय तक ये राजा रहा, उसके बाद नेक्स्ट राजा आया, कहाँ कहाँ लड़ाई हुई। तो अगर हम वहां से पता करें, उन परिवारों से पता करें, तो उनकी जो पुस्तकें हैं लिखी हुई, वहां से हमें पता लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स की, जो कि यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि आप लोग कहीं पे गए, आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि मैं इस जगह पे गया और वहां ऐसा ऐसा देखा, और बाद में वो पुस्तक छप गई या आपकी डायरी कहीं पे मिल गई, किसने वो पढ़ ली। तो वैसे वैसे यहाँ पे लोग घूमने आते थे, ट्रेवलर आते थे। आपने पढ़ा इंडियन हिस्ट्री में भी कि ह्यून त्सांग आया, तो ह्यून त्सांग जब यहाँ हर्षवर्धन जी के समय पे आया, तो उसने जो है हिमाचल में भी यात्रा की। हिमाचल में वो उसने बोला कि मैं जलंधर गया, फिर मैं उसके बाद कुल्लू गया, फिर मैं लाहौल स्पीति गया। तो उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, वहां से भी हमें पता लगता है कि यहाँ क्या क्या रहा होगा। या फिर हम बात करें कि बाद में जो है हमारे यूरोपियन ट्रैवल्स आए, बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवल फोस्टर आया, उसने भी कुछ बताया हमें कि यहाँ क्या क्या है। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहले लेक्चर के साथ का टॉपिक था, लिटरेरी सोर्सेज। अब स्टूडेंट, इसके बाद जो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको हिस्ट्री के इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ाया है कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, मतलब प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्ट्री मतलब आधे इतिहास काल। 0% एविडेंस, 20% एविडेंस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब क्या हुआ कि जिस समय भारत का इतिहास चल रहा था, तो ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम हिमाचल में कुछ ना रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। तो इसके बाद हम प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उस समय पे भारत के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो रहा था। ने जो है बात कर ली कि हिमाचल के इतिहास के बारे में कैसे कैसे पता चलता है। हमें इंस्क्रिप्शन, ताम्र पत्थर, सिक्के मिले, हमें कुछ पुस्तकों में वर्णन मिला, वेदों में वर्णन मिला, पुराणों में वर्णन मिला हमें। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं, जैसा कि मैं हिस्ट्री में पहले पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री की क्लासेस जो हमारी साथ साथ में चल रही हैं, उसमें मैं आपको प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री बता चुका हूँ पहले कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। हमारी प्री हिस्ट्री जो हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है, प्रोटो हिस्ट्री हमारी आधे इतिहास काल होता है। तो हम उससे कंपेयर करेंगे कि उस समय पे जब हम भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस समय पे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था। तो जब यहाँ पे खुदाई हुई है हिमाचल में, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि कितने पुराने अवशेष मिले हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी, तो 20 लाख साल तक पुराने जो है अवशेष मिले हैं हमारे हिमाचल में अभी तक। ठीक है, या फिर मिलते रहते हैं बीच में, जो अभी तक हम बता सकते हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो 20 लाख पुराने जो है वो अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं हमारी, हम प्री हिस्ट्री की बात करें अगर स्पेशली, तो हमारी जो प्री हिस्ट्री की साइट्स हैं वो 3 जगह पे मिली हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहां कहां मिली है, क्या क्या है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं हमारे हिमाचल का जो एंड है, मतलब जो हरियाणा को टच करता है वो वाला एंड, वो एंड है हमारा, जो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर जिला है हमारा। वहां पे एक नदी है, मारकंडा नदी। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सुकेती फॉसिल पार्क कहां पे है, सुकेती जीवाश्म पार्क कहां पे है। तो वो मारकंडा नदी के किनारे सिरमौर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया कि वो कहां पे है, सिरमौर में है मारकंडा नदी, वहां पे कुछ अवशेष मिले हैं। इसमें अगर डिटेल में और एक क्वेश्चन समझा जाए, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क कौन सा है, तो वो भी सुकेती फॉसिल पार्क जो मारकंडा नदी के किनारे है वो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात करते हैं, थोड़ा इधर को बढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए, जैसे ही हम बिलासपुर और नालागढ़ रीजन में पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहां पे नालागढ़ में जो है एक नदी है, उस नदी का नाम है सिरसा। जो सिरसा नदी है हमारी, वो नदी हमारी निकलती है डगसाई से। कई बार पेपर में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जो सिरसा नदी है हमारी, वो कहां से निकलती है, कौन सी फुट हिल से मिलती है, कौन से पहाड़ी के पैरों से निकलती है। तो डगसाई जो है एक आर्मी स्कूल है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, वहां के पहाड़ों से निकलती है सिरसा नदी। और वो घाटी फैली हुई है नालागढ़ से लेके सतलुज मतलब बिलासपुर तक फैली हुई है, और यहाँ पे अवशेष मिले हैं 40,000 साल पुराने तक। अब अगर इसमें डिटेल में समझा जाए, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ का जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कौन सी नदी के किनारे है। तो आंसर रहेगा सिरसा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ हिमाचल की पॉल्यूटेड नदियों में, प्रदूषित नदियों में कौन सी नदी प्रदूषित है, तो उसका आंसर रहेगा सिरसा नदी। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि हिमाचल की जो पोल्यूटेड रिवर्स हैं, उसमें जो नाम आते हैं वो नाम आते हैं 3। वो कौन कौन से नाम है, वो नाम है सिरसा, दूसरा नाम है अश्विनी खड्ड, जो कि
शिमला में है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ शिमला जो शहर है वो कौन सी नदी के कौन से खंड के किनारे है, तो उसका आंसर रहेगा अश्वनीगढ़। अब यहां से हमें पता लग रहा है कि सिरसा नदी जो है बद्दी ब्रोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र से जा रही है, तो वो पोल्यूटेड होगी, ठीक है। और अश्विनी खड्ड जो है शिमला शहर के किनारे बसी हुई है, तो शिमला जो है हमारी एक मेन सिटी है हिमाचल प्रदेश की, तो वो भी पोल्यूटेड होगी, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ और हिमाचल की और कौन सी नदी है जो कि पोल्यूटेड है, तो वो नदी है हमारी सुखना नदी। इस नदी पे बाद में चंडीगढ़ क्षेत्र में जो है एक डैम भी बना हुआ है जिसको जो है सुखना डैम बोला जाता है। तो ये नदी भी जो है हमारी बद्दी वाले एरिया से निकल के जो है चंडीगढ़ में जाती है और वहां पे बाद में सुखना लेक भी बनती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारी साइट है, तीसरी जो साइट है वो है ब्यास बाणगंगा घाटी, ठीक है। तो ये घाटी कहां फैली हुई है? ये घाटी फैली हुई है हमारे कांगड़ा का जो जिला है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहां पे। तो ये कौन कौन से क्षेत्र थे जहां से हमें जो है अवशेष मिले हैं प्री हिस्ट्री के या प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो हमारा देहरा गोपीपुर का जो एरिया है, देहरा गोपीपुर का जो रीजन है, वहां से हमें अवशेष मिले हैं इसके। और अगर पूछा जाए कि कहां मिले हैं, तो ढलियारा वाला रीजन है जो हमारा कांगड़ा में, वहां से भी जो है इसके अवशेष मिले हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सिरसा और सतलुज नदी के जो अवशेष मिले हैं, सिरसा और सतलुज घाटी के जो अवशेष मिले हैं वो कौन से जिले में हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 40,000 साल पुराने अवशेष कहां मिलेंगे, तो आंसर रहेगा सिरसा सतलुज वैली नालागढ़ बिलासपुर एरिया क्षेत्र, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इसको कंपेयर कर दिया अपनी प्री हिस्ट्री से। अब मैंने हिस्ट्री में इसके बाद आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता, तो अब हम क्या करेंगे कि हिमाचल की हिस्ट्री को सिंधु घाटी सभ्यता से जो है कंपेयर करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ उसमें क्या क्या था। स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अपनी हिमाचल की हिस्ट्री को जो है इंडिया की हिस्ट्री के कंपैरिजन में चलाएंगे, उसके साथ साथ पैरेलल में चलाएंगे। तो जब भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता हुई तो हिमाचल में क्या हुआ होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो लोग मतलब आईबीसी वाले लोग जो है स्प्रेड कर रहे थे, फैल रहे थे, तो जैसे ही वो मतलब गंगा वाले रीजन, गंगा प्लेन क्षेत्र में पहुंचे, गंगा क्षेत्र में पहुंचे जाके, तो वहां पे कोई जाति रहती थी, कोल जाति, जो कि मुंडा स्पीकिंग पीपल थे, मतलब मुंडा प्रजाति के लोग थे। तो जैसे ही ये लोग उधर को फैलने लगे, तो जो मुंडा स्पीकिंग पीपल थे, कोल पीपल थे, उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग जो है पहाड़ों की तरफ जो है खिसकने लगे, पहाड़ों की तरफ जो है चढ़ने लगे। और उन्होंने क्या किया, वो चढ़ते चढ़ते खिसकते खिसकते जो है हिमाचल के जो आउटलाइन है, मतलब हिमाचल का मतलब है कि शिवालिक हिल्स की बात करें तो शिवालिक हिल्स, अब तो हिमाचल के जो निचला क्षेत्र है उसको शिवालिक हिल बोला जाता है, लेकिन जो हिल्स है वो काफी नीचे तक जाती हैं, हरियाणा पंजाब वाले रीजन, चंडीगढ़ भी पूछा जाए अगर आपसे कि बताओ चंडीगढ़ शहर कौन सी पहाड़ियों में बसा हुआ है, तो शिवालिक हिल्स में बसा हुआ है। तो उन क्षेत्रों में वो लोग जो है रहने लगे। तो वो लोग कौन थे, वो लोग थे कोल प्रजाति के। अब अगर वो लोग जो है शिवालिक हिल्स में रहने लगे, तो अभी तक इस चीज के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उससे पहले जो है हिमाचल में कोई लोग रहते थे या नहीं रहते थे। तो अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ हिमाचल में बसने वाली पहली जाति कौन सी थी, तो वो जाति थी कोल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल के प्रथम निवासी कौन थे, तो उसका आंसर भी रहेगा कोल। अब इसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ दूसरी जाति कौन सी थी, तीसरी जाति कौन सी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी दूसरी जाति कौन सी थी। हम देखते हैं जो हमने बोला कि पहली जनजाति जो हिमाचल में आके बसी वो कोल थी, तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि पहली जनजाति कौन सी बसी, कोल। दूसरा क्वेश्चन है कि बताओ ऋग्वेद में जो है कोल लोगों को किस नाम से पुकारा गया है, तो इनको जो है 3 नामों से पुकारा गया है ऋग्वेद में। 3 नामों से, या इन्हीं के नाम बिगड़े हुए नाम है ये। कई बार इनको दस्यूज बोला जाता है, कई बार इनको दसाज बोला जाता है, कई बार इनको जो है निषाद बोला जाता है। तो पेपर में कोई भी ऑप्शन आ सकती है आपको, दसाद, दस्यू, निषाद, ठीक है। अब हमारी जो वैदिक एज है खत्म हुई, उसके बाद जो है इन लोगों को क्या बोलने लगे, तो इन लोगों को बोलने लगे किन्नर, यक्षाज, नागास। मतलब अगर हम बात करें महाभारत काल की बात कर लें कि उस समय में इन लोगों को ऐसा ऐसा बोला जाता है।
तो अगर उस समय भी लोगों को ऐसा बोला जाता था, तो अब भी इनके वंशज यहाँ होते होंगे, तो अब इनके वंशजों को जो है किस नाम से पुकारा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो अब इनको बोला जाता है चुमंग, दुमंग, चमांग, होली, चनाल। बहुत सारी जातियां हमारे हिमाचल में आप लोगों ने सुनी भी होंगी कि ऐसी ऐसी जातियां जो है हिमाचल में है, तो वो जो लोग जो है वो कोल के वंशज थे। अब बात करते हैं कोल की, तो इनका जो है एक शक्तिशाली राजा हुआ सांबर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कोलों का जो है शक्तिशाली राजा कौन था, वो था सांबर। ठीक है, अब बोला जाता है कि जो सांबर राजा था वो आउटर शिवालिक में, मतलब शिवालिक के निचले क्षेत्रों में, वो ब्यास से लेके यमुना तक उसका साम्राज्य था, और उसके यहाँ पे 99 किले थे, 99 किले थे उसके यहाँ पे। वहां से वो 99 किलो से जो है वो राज करता था। बाद में जब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सांबर की लड़ाई होती है, आर्य राजाओं से लड़ाई होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि ये पहली जनजाति थी, अब हम बात करते हैं दूसरी जनजाति की। क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ दूसरी जनजाति कौन सी थी जो हिमाचल में जो है एंटर की, हिमाचल में आके बसी। तो जो दूसरी जो हमारी जाति थी वो थी भोट किरात। अब ये लोग कौन थे? भोट किरात लोग जो थे ये तिब्बत के रहने वाले लोग थे, तो ये तिब्बत से आए। तो तिब्बत का जो हमारा एरिया वो लगता है किन्नौर और लाहौल स्पीति वाले क्षेत्रों से लगता है, जिलों से लगता है। तो ये लोग वहां से आए, भोट किरात लोग तिब्बत से, और ये लोग जो है आगे लाहौल और किन्नौर वाले रीजन में जो है बसने लगे। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो है जो तीसरी जाति थी वो कौन सी थी यहाँ पे बसी आके। मतलब हम अपनी हिस्ट्री को जो है, इंडियन हिस्ट्री को जो है हमारे आर्यन एज से कंपेयर करने लगे थोड़ा थोड़ा, फिर आपको पता लगेगा कि क्या आर्यन एज में यहाँ पे क्या क्या हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो हिमाचल की हिस्ट्री है उसको हम आर्यन काल से कंपेयर करेंगे। पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता से कर लिया कि कोल यहाँ पे आए, पहली जाति बन गई जो यहाँ पे बसी, फिर तिब्बत वाले रीजन से जो है भोट किरात लोग आए, वो लाहौल स्पीति किन्नौर वाले रीजन में उन क्षेत्रों में बस गए। अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल का इतिहास, उसको आर्यंस ने यहाँ क्या क्या हुआ उसका कुछ जानेंगे उसके बारे में। अब इससे पहले हमें क्या है कि वैसे तो मैं ये चीज कुछ हद तक मैं आपको ये चीज जो है इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखना। अब देख, ऐसा बोला जाता है कि मध्य एशिया से आर्य लोग जो हैं वहां पे क्या हुआ, कैस्पियन समुद्र वाला जो क्षेत्र है वहां पे जब घास खत्म हो गया, कोई सूखा पड़ा वहां पे, तो इन लोगों को क्या था कि इनको घास चाहिए था इनके जानवरों के लिए, या खुद को खाने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती थी। सूखा जब पड़ा तो सब कुछ खत्म हो गया वहां पे। तो इन्होंने क्या किया कि खुद को 3 भागों में जो है विभाजित कर लिया वहां पे आर्य लोगों ने। एक जो भाग बना उसने क्या किया कि वो वहां से पश्चिम की तरफ बढ़े, और पश्चिम तक की तरफ बढ़ते बढ़ते वो लोग स्पेन तक पहुंच गए, यूरोप में स्पेन तक पहुंच गए जाके। ठीक है, तो अगर बात की जाए, यहाँ पे जर्मनी लिखा है, तो हिटलर जो है वो खुद को जो है इनका वंशज बताता था, इसलिए मैंने यहाँ पे जर्मनी लिखा। हिटलर जो है खुद को इनका जो है वंशज बताता था। अब बात करते हैं हम दूसरी जो इनकी ब्रांच बनी। दूसरी ब्रांच ने क्या किया कि वो जो है पूर्व की तरफ, या बात करें कि पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ी, और पामीर ठार से होते हुए जो है वो भारत में जो है, या जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जो है एंटर हो गई, और जम्मू कश्मीर से वो फैलती फैलती नेपाल, हिमाचल, कुमायूं, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में जो है वो फैल गई। अब देखते हैं हमारी थर्ड ब्रांच। जो हमारी तीसरी ब्रांच है वो ब्रांच थी जो लोग जो है ईरान की तरफ आए, और बाद में वो लोग जो है ईरान से भारत की तरफ बढ़े। इसीलिए कई बार इस कल्चर को जो है इंडो ईरानियन कल्चर बोला जाता है, क्योंकि कुछ लोग ईरान में रह गए और कुछ लोग भारत में आ गए, तो उस वजह से जो कल्चर मिक्स होकर बना उसको इंडो ईरानियन कल्चर बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी ब्रांच थी हमारी, जो जम्मू कश्मीर से एंटर होती हुई हिमाचल, नेपाल, कुमायूं वाले क्षेत्र में एंटर हो गई, तो उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग यहाँ पे बस गए और यहाँ के लोकल कल्चर में जो है मिक्स हो गए, यहाँ उन्होंने शादियां कर ली या यहाँ पे मिक्स होने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि खुद को जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में, मतलब उन्होंने छोटे छोटे एरिया आपस में बांट लिए, और उस एरिया का जो मुखिया होता था उसको वो बोलते थे मावी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खस लोगों का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? मावी। और उसके अंदर जो क्षेत्र होता था, छोटा सा जो क्षेत्र होता था, उसको वो लोग बोलते थे मवाना।
बाद में क्या हुआ कि ये लोग जो हैं, ये मवाने जो हैं आपस में मिक्स होके या लड़ते लड़ते एक जो है दूसरे को जीत रहा है और वो बड़ा क्षेत्र बन रहा है, उसी को जो है बाद में जो है जनपद बोला गया। अब बात करते हैं कि कई बार आपने बुक्स में देखा होगा या पेपर में देखा होगा कि हिमाचल में जो एंटर होने वाली जो है तीसरी जाति कौन सी थी, हिमाचल में बसने वाली जो है तीसरी जाति जनजाति कौन सी थी। तो कई बार उसका आंसर आता है खस आर्यन, कई बार आता है खस, अकेला खस आता है। तो ये जो लोग थे, खस जो लोग थे, ये वही लोग थे जो दूसरी ब्रांच थी जो जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल में एंटर हुई थी, इसलिए जो है इनको खस भी बोला जाता है और खस आर्यन भी बोला जाता है। अब ये लोग भी आर्यन हैं और ये लोग भी आर्यन हैं। तो जब ये लोग भारत में आए, और ये लोग पहले ही भारत में आ चुके हैं, तो ये जो प्योर आर्यंस थे, जो तीसरी ब्रांच थी, ये लोग जो है दूसरी ब्रांच वालों को जो है मलेच कह के पुकारते थे, क्योंकि इन्होंने जो है अपना कल्चर जो है छोड़ दिया था। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जो हिमाचल में जो हमारी पहली जाति एंटर हुई थी वो कोल थी, तो उनका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा है, जिसका नाम है सांबर। जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसका ब्यास से लेके यमुना के बीच में क्षेत्र था, और उसके जो है 99 किले थे, 99 किले थे, 99 फोर्ट्स थे। अब को लोग यहाँ पे शिवालिक हिल्स में रह रहे हैं और भारत में जो है आर्य लोग आ रहे हैं, और जो खस लोग हैं वो हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में यहाँ कहीं रह रहे हैं। अब जब ये लोग आर्यन लोग जो है भारत में एंटर हुए, तो इनके बीच में और कोलों के बीच में युद्ध होना तो संभव था। तो जो आर्य लोग भारत में आए, जो कि तीसरी ब्रांच थी, जिनको इंडो आर्यन भी बोला जाता है, उन लोगों का जो इंपॉर्टेंट राजा था, शक्तिशाली राजा था, वो था दिवोदास। जो कि आपने पढ़ा होगा कि 40 वर्ष तक युद्ध चला, वो किसके बीच में हुआ। तो जो युद्ध है वो युद्ध हुआ जो तीसरी ब्रांच आई भारत में, और जो आउटर हिमाचल में शिवालिक क्षेत्र में जो लोग कोल रह रहे थे, उनके बीच में जो है वो युद्ध हुआ। तो जो ये युद्ध है, कई बार ऐसा बोला जाता है कि बताओ 40 वर्ष तक जो युद्ध हुआ उसमें जो है कोलों का जो नेतृत्व है वो किसने किया। तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ किरात का जो है नेतृत्व किसने किया। दोनों का आंसर सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए, जो खस लोग थे वो हिमाचल के इस वाले क्षेत्र में कहीं रहते थे। अगर बात की जाए कि भोट किरात लोग जो थे वो लोग इस क्षेत्र में रहते थे, तो उन लोगों को भी खतरा था, तो वो लोग भी जो है इनके साथ मिक्स हो गए थे। तो इसका आंसर कई बार सेम ही होता है कि जो सांबर था वो किसका राजा था। कई बार उसको खस का राजा बोला जाता है, कई बार उसको जो है किरात का राजा बोला जाता है। अब हम देखते हैं 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध के बारे में कुछ। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जब दिवोदास जो है यहाँ पे एंटर हुआ, मतलब इंडो आर्यन जो थर्ड ब्रांच थी आर्यंस की, वो यहाँ पे एंटर हुई, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके साथ इनका युद्ध हुआ। वो युद्ध जो है 40 वर्ष तक चला, तो इसको 40 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि बताओ 40 वर्ष तक चलने वाला युद्ध किसके बीच में हुआ। तो वो हुआ सांबर और दिवोदास के बीच में। दिवोदास कौन था? दिवोदास जो मैंने आपको पहले बताया कि वो एक आर्यन था, थर्ड ब्रांच वाला। और अगर बात की सांबर की, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता फैली, तो जो लोग शिवालिक क्षेत्र में आगे रहने लगे वो लोग थे कोल लोग। तो जो कोलों का जो राजा था वो था सांबर। या पेपर में कई बार आ जाता है कि किरातों का राजा कौन सा था जिसने 40 वर्ष तक युद्ध लड़ा, तो वो उसका आंसर भी रहेगा सांबर। अब देखो, सांबर का साथ दिया एक राजा ने जिसका नाम था वृची। ठीक है। दिवोदास जो एक आर्य था, उसका जो मार्गदर्शक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ दिवोदास का 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में मार्गदर्शक कौन था। तो उसका जो मार्गदर्शक था वो थे ऋषि भारद्वाज। ठीक है। अंत में क्या हुआ, 40 वर्ष तक जो है ये युद्ध चलता रहा, और फिर क्या हुआ कि 40 वर्षों के बाद दिवोदास ने भारद्वाज जी की मदद से जो है ये युद्ध जीत लिया, और जो सांबर था और वृची था, इनका जो है वध कर दिया गया उद्ब्रज या वेस्टी उड्ब्रज नामक स्थान पे जो है इनका वध कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है कि कौन से स्थान पे जो है इनका वध किया गया है। वृची और सांबर दोनों का वध हुआ। ठीक है। ऋग्वेद में जो है हमें इस युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। अब
दिवोदास ने क्या किया कि सांबर को हरा दिया। और जैसा आपको पहले बताया था कि सांबर के जो है ब्यास से लेके यमुना तक जो है 99 किले थे। तो इसने क्या किया कि इंद्र का आह्वान किया। इंद्र को, जिसको जी उस टाइम पे पुरंदर भी बोला जाता था, मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्स, किलों को ध्वस्त करने वाला जो है इंद्र को बोला गया है ऋग्वेद में। तो इंद्र की मदद से दिवोदास ने क्या किया कि इनके 99 किलों को जो है ध्वस्त कर दिया। अब ये बात हुई पहले अटैक की, मतलब दिवोदास ने जो है पहला अटैक किया। तो अब इसके बाद बात आती है कि दूसरा अटैक जो है हिमाचल में किसने किया। अब हम उसके बारे में देखते हैं। तक हमने देखा कि पहला जो आक्रमण हुआ था यहाँ पे, दिवोदास ने जो है सांबर को हरा दिया और 99 किले ध्वस्त कर दिए। तो क्या हुआ कि जो सांबर के वंशज थे उन्होंने जो है आर्यन से जो है बदला लेने की सोची। तो क्या हुआ कि 10 राजाओं का एक समूह बना, ग्रुप बना, कॉन्फ्लिक्ट बना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हुई उनकी एक, और उन्होंने जो है आगे चल के जो है दिवोदास का कोई वंशज हुआ सुदास, उसके ऊपर जो है आक्रमण किया। तो बोला जाता है कि ये जो वंश था, ये वंश था भारत वंश, भरत वंश था, जिसके नाम पे बाद में चल के जो है भारत का नाम पड़ा, भारत नाम पड़ गया। और 10 राजाओं का जो वंश था उसमें जो मुख्य वंश था वो था कुरु वंश। तो इस जो ये हमारा युद्ध है, इसका जो है हमें जो है वर्णन मिलता है 7वें मंडल में ऋग्वेद में, ठीक है। और इसको बोलते हैं 10 राग युद्ध। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ दूसरा आक्रमण करने वाला कौन था हिमाचल के ऊपर, या आर्यन एज में जो है दूसरा आक्रमण किसने किया था, तो उस राजा का नाम था सहस्रार्जुन या युद्ध कटिया कीर्तवीर। ये वही राजा, ये वही पर्सन था जिसने जमदग्नि ऋषि के ऊपर आक्रमण किया और उसकी जो है गायें छीन ली थी। उसी की वजह से जो है परशुराम जी ने जो है कसम खाई थी कि मैं इस धरती से जो है आर्यनों को जो है खत्म कर दूंगा। अब बात करते हैं 10 राजाओं के युद्ध की। इस युद्ध में क्या हुआ कि 10 राजा आपस में जुड़े, फिर भी ये सुदास को जो है हरा नहीं पाए। और सुदास को जो है जो मार्गदर्शन कर रहा था, मार्गदर्शक था, वो था सुदास जी का ऋषि वशिष्ठ। और जो 10 राजाओं का जो मार्गदर्शन कर रहे थे वो थे ऋषि विश्वामित्र। बाद में इन 10 राजाओं की हार हुई और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने आपस में मिलके भरत वंश और कुरु वंश का जो है आपस में कंप्रोमाइज को आया और एक नए वंश की स्थापना हुई जिसको बोलते हैं कुरु वंश। तो स्टूडेंट यहां से यही क्वेश्चन आते हैं कि दूसरा आक्रमण किसने किया, किस पे किया, किसने जमदग्नि ऋषि की गायें छीनी। 10 राजयुद्ध का वर्णन कहाँ है, मैं आपको भारत की हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ ये कि 7वां मंडल जो है हमारा ऋग्वेद का, उसमें इसका वर्णन मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ तो जो आर्यन की तरफ से जो राजा था वो सुदास था। 10 राजाओं का जो मार्गदर्शक थे, मार्गदर्शन जिन्होंने किया था वो विश्वामित्र जी थे। और बाद में जो है कुरुवंश की स्थापना हुई। तो स्टूडेंट इस वाले टॉपिक में इतना ही है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स बचे हैं जिनके वजह से हमें पता लगता है कि खस लोग यहाँ पे आए, आर्यंस यहाँ पे आए, कोल आए। बस वो 2-3 मिनट के टॉपिक है। अब इसके बाद मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगा। अब स्टूडेंट हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अगर बात की जाए खस जाति, खस जनजाति की, तो अपर हिमाचल में जो है कोई जगह है, एक धार है खस धार, ये गांव है खसकंडी। तो वहां से हमें पता लगता है कि खस कोई जनजाति रही होगी जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कुछ नाम पड़ा है ऐसा। अब बात करते हैं भूंडा उत्सव की। भूंडा उत्सव जो है निरमंड में मनाया जाता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, जो कि 12 वर्षों बाद आता है। और इसको जो है हिमाचल को जो है कुंभ भी बोला जाता है। तो इस भूंडा उत्सव में होता क्या है, तो ऐसा बोला जाता है कि खस जाति ने जो है नाग जाति पे जो है विजय हासिल की थी। तो खस जो है हमारी तीसरी जाति थी यहाँ एंटर होने वाली, और जो नाग जाति थी वो निकल के आई थी हमारी पहली जाति जो थी कोल। पोस्ट वेदा पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में जो है नाग जाति निकल के आई थी कोल से। तो खसों ने जो है नाग के ऊपर जो है जीत हासिल की, उसकी वजह से जो है भूंडा उत्सव जो है मनाया जाता है। अब बात करते हैं बूढ़ी दिवाली की। तो आज भी अगर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है हमारे अपर हिमाचल वाले रीजन में, तो वहां पे जो है खस नाग जो है युद्ध दिखाया जाता है, उसमें जो है उसका दिखाया जाता है उसमें, उस समय पे, बूढ़ी दिवाली के समय पे। अब बात करते हैं खसिया और कुलिन। तो अगर आज भी बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ जातियां हैं ऐसी खसिया कुलिन हिमाचल में, जहां से हमें पता लगता है कि खस लोग यहाँ पे पहले रहते थे। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में जो है हिमाचल को क्या कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में कि ऋग्वेद में जो है हिमाचल को क्या कहा गया है, तो वो है हिमवंत।
तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर हो चुके हैं। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वेदास के ऊपर बनते हैं और युद्ध के ऊपर बनते हैं, 10 राजाओं के युद्ध पे बनते हैं कि कहाँ हुआ, कौन कौन से राजा थे, कितने राजा थे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।